नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गुरु का कर्ज। आज मौसम काफी सुहाना था, हल्की जोखीदार हवाएं चल रही थी। तभी एक प्राइवेट स्कूल में बड़े अधिकारी की गाड़ी आकर ठहरती है। स्कूल के बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी उनकी और आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं कि इतने बड़े अफसर एक मामूली से प्राइवेट स्कूल में क्यों आए हैं। तभी वो अफसर गाड़ी से उतरकर सीधा प्रधानाचार्य के ऑफिस में जाते हैं। वहां जाकर प्रधानाचार्य जी से एक टीचर जिनका नाम प्रमोद कुमार होता है, तब वो प्रधानाचार्य जी उस ऑफिसर से ही सवाल करते हैं कि आप कौन हैं और एक साधारण से टीचर के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। आपको उनमें क्यों इतना इंटरेस्ट है? देखने से तो आप कोई बड़े अफसर लगते हैं। तब वो अफसर कहता है, जी आपने सही पहचाना, मैं एक आईएएस हूँ और मुझे सर के पैसे लौटाने हैं, इसलिए प्रमोद गुरुजी के बारे में मालूम कर रहा हूँ। तब प्रधानाचार्य जी को और अधिक अचंभे में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि प्रमोद जी को काफी टाइम हो गया स्कूल छोड़े हुए। अब वो यहाँ नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं उनका पता बता दे सकता हूँ, तो आप उनके घर जाकर मिल लीजिए। ये बोलकर स्कूल के प्रधानाचार्य जी उस ऑफिसर को प्रमोद जी का पता दे देते हैं और उत्सुकता से पूछ ही बैठते हैं कि प्रमोद जी से आपका क्या रिश्ता है? वो आपके क्या लगते हैं? आखिर आपने उनसे कितने पैसे लिए थे जो आप उनसे मिलने के इतने इच्छुक हो? ये सुनते ही वो ऑफिसर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बीती हुई सारी बातें बताने लगते हैं कि मैं इसी स्कूल का एक छात्र हूँ। क्लास में पढ़ाते हुए अचानक प्रमोद गुरुजी ने सभी बच्चों से एक सवाल किया कि अगर सबको 100-100 रुपए दिए जाए तो आप इन पैसों का क्या करोगे? इस पर सब ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा दोस्तों के साथ मिलकर फास्ट फूड खाएंगे, तो किसी ने गुल्लक में पैसे जमा करने की बात की, तो किसी ने खिलौने खरीदने के लिए कहा। बाद में जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि सर, मैं इन पैसों से अपनी अम्मा की आंखों के लिए चश्मा बनवाऊंगा और उन्हें गिफ्ट के तौर पर दूंगा। अम्मा जब सिलाई करती हैं तो उन्हें साफ नहीं दिखाई देता। उनकी आंखें अब कमजोर हो गई हैं, इसलिए कई बार तो उनके हाथ में सुई भी चुभ जाती है, क्योंकि वो सबके कपड़े सिलाई करती हैं। जब प्रमोद सर ने इस जवाब को सुना तो वो मुझसे पूछ बैठे, बेटा, चश्मा तुम्हारी अम्मा के लिए तुम्हारे पिताजी बनवाएंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम इन पैसों से अपनी मनपसंद चीजें खाना या कोई खिलौना खरीद लेना। अब वो बालक बोलता है, जो अब आईएएस ऑफिसर बन चुका था, कि सर, मैं जब 4 साल का था तभी मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तब से मेरी माँ ने मुझे अकेले संभाला है। वो लोगों के घर जाकर काम करती हैं और जब टाइम मिलता है तो सिलाई भी करती हैं। और मैं पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन जाऊं, इसलिए मेरी माँ मेरे लिए दिन रात मेहनत करती हैं। अब वो काफी कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से साफ नहीं दिखता। चश्मा बन जाएगा तो उनकी परेशानी कम हो जाएगी। उस बच्चे की बात को सुनकर प्रमोद गुरुजी काफी भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखें भर आती हैं। वो कसकर उस बच्चे को गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं कि बेटा, तुम अपनी अम्मा से बेइंतहा प्यार करते हो। तुम्हारी बातों से ये साफ जाहिर होता है। ये मेरा अंदाजा है कि तुम एक दिन जरूर कामयाब इंसान बनोगे। आज मैं तुम्हें 100 की जगह 200 रुपए देता हूँ। 100 रुपए मेरे वादे के और 100 रुपए इसलिए अलग से दे रहा हूँ, जब तुम्हें जरूरत हो तो इस्तेमाल कर लेना, और जब तुम्हारे पास हो जाए तो मुझे वापस लौटा देना। अब वो ऑफिसर आगे बताते हैं कि उस दिन के बाद से प्रमोद गुरुजी ने मेरी काफी हद तक सहायता की। मेरी फीस माफ करवाई, स्कूल से ही यूनिफॉर्म दिलवाया करते थे। शूज, टाई, बेल्ट और मेरे लिए किताबों की व्यवस्था भी वो हर साल खुद से ही करा दिया करते थे। उनके मुझ पर बहुत एहसान है। वो मेरे लिए एक फरिश्ते के रूप में थे। उन्होंने
मुझे फ्री में ट्यूशन क्लासेस करवाई। मेरी कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं चाहकर भी उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकता। इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ और उनके द्वारा दिए गए वो 100 रुपए लौटाने आया हूँ। जब ये बात प्रधानाचार्य जी सुनते हैं तो उनकी आंखें भी भर आती हैं। अब बात सुनाते सुनाते ऑफिसर की आंखें भी गीली हो जाती हैं। ऑफिसर प्रमोद गुरुजी के घर का पता लेकर उनके घर पहुंचता है। डोरबेल बजाने पर देखते हैं तो एक व्यक्ति बाहर आता है। जी कहिए, किससे मिलना है? आपको क्या काम है? आईएएस ऑफिसर को देखकर वो युवक बौखला जाता है और कई सवाल एक साथ कर देता है, जो कि प्रमोद जी का बेटा होता है। तब वो ऑफिसर बोलते हैं कि मुझे प्रमोद गुरुजी से मिलना है। क्या ये उन्हीं का घर है? अब प्रमोद जी का बेटा बोलता है, जी ये उन्हीं का घर है, पर आपको उनसे क्या काम है, बताइए मुझे। दरअसल प्रमोद जी के बेटे बहू का स्वभाव उन्हें लेकर ठीक नहीं था। बेटे ने बहू के साथ मिलकर अपने बूढ़े पिता प्रमोद जी को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और खुद घर के मालिक बन गए थे और अब बीवी बच्चों के साथ अकेला रहता है। उसे तो पता भी नहीं था कि पिता जिंदा भी है कि नहीं, किस हाल में है। एक बार वृद्धाश्रम क्या छोड़ा, दोबारा वहां पलट कर नहीं गया। अब ऑफिसर के सामने ये बात बताने से प्रमोद जी का बेटा कतराता है कि आखिर एक आईएएस ऑफिसर इतने बड़े आदमी को उसके पिता से क्या काम है, कि आपको पापा से क्या काम है। ऑफिसर बोलते हैं, मुझे उनके कुछ पैसे लौटाने हैं, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आप उन्हें बुला दीजिए। पैसों का नाम सुनते ही प्रमोद जी के बेटे के मन में लालच पैदा हो जाता है। वो बोलता है, आप मुझे दे दीजिए पैसे, मैं उन्हें दे दूंगा। परंतु वो ऑफिसर भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि नहीं, मैं उनसे स्वयं मिलना चाहता हूँ। अब थक हार कर प्रमोद जी का बेटा बता देता है कि पापा अब यहाँ नहीं रहते, वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। पता लेकर ऑफिसर अब वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उनका नाम बताते हैं। आखिरकार प्रमोद जी ऑफिसर को मिल ही जाते हैं। वो एक कमरे में चारपाई पर लेटे होते हैं, काफी कमजोर और बेबस से। ऑफिसर जाते ही प्रमोद जी के पैर छूकर प्रणाम करता है। तब प्रमोद जी अपना चश्मा ठीक करते हुए बोलते हैं, कौन हो बेटा तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या बात है, और मुझसे मिलने क्यों आए हो? तब ऑफिसर बोलता है कि सर, मैं राजेश, आप ही का छात्र, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करता था, आपसे जिसको आपने एक बार 200 रुपए दिए थे, जिसमें से मुझे 100 रुपए आपको लौटाने थे। ये सुनकर प्रमोद जी दिमाग पर जोर डालते हैं तो उन्हें ध्यान आ जाता है कि यह वही बालक है जिसे मैंने उसकी माँ का चश्मा बनवाने के लिए पैसे दिए थे। अच्छा बेटा, तुम वो चश्मे वाले लड़के हो? वो राजेश जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। हाँ गुरुजी, मैं ही वो लड़का हूँ जिसको आपने पैसे दिए और न जाने कितनी बार मेरी सहायता की थी। मैं आपके पैसे लौटाने के लिए आया हूँ गुरुजी। आपके मेरे ऊपर इतने एहसान हैं। जब प्रमोद जी ये सुनते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं, आंसुओं की अश्रुधारा बहने लगती है। अपने गुरु प्रमोद जी को रोता देख ऑफिसर यानी राजेश दुखी होता है। गुरुजी, आपको मुझसे कोई परेशानी है क्या? आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? तब प्रमोद जी कहते हैं, बेटा, मुझे तुझसे कोई परेशानी नहीं है। और वो अपनी आप बीती राजेश जी को बताने लगते हैं कि बेटा, तुम्हारी माँ बहुत भाग्यशाली है, जिसे तुम जैसी औलाद को जन्म दिया। तुम्हें मेरे दिए हुए 200 रुपए भी याद है, जिन्हें तुम लौटाने आए हो अपना कर्तव्य समझकर। और एक मेरी सगी औलाद है, जिसके लिए मैंने इतना किया, उसे काबिल बना दिया, लेकिन फिर भी उसे मेरी कदर ना हुई। हमेशा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। जब तक मैं कमाता रहा तब तक मैं उसके लिए ठीक था, और जिस दिन मैंने कमाना छोड़ दिया
उस दिन मैं उसके लिए बोझ बन गया और वह मुझे यहाँ अनाथ की तरह वृद्धाश्रम में छोड़ गया और वापस आकर कभी देखा ही नहीं कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। तब राजेश प्रमोद जी के पास आकर बैठता है और उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें हिम्मत देता है। तब प्रमोद जी थोड़ा संभल जाते हैं और पूछते हैं कि राजेश बेटा, अब तुम कैसे हो और क्या करते हो। तब राजेश बताता है कि गुरुजी, मैंने 12th के बाद ग्रेजुएशन किया और यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए लगातार मेहनत करता रहा। मेरी माँ ने मुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया और गुरुजी, आज मैं एक डिप्टी कलेक्टर हूँ। तब प्रमोद जी राजेश के पैर थपथपाते हैं और उसे शाबाशी देते हुए बोलते हैं कि बेटा, बहुत ही बढ़िया काम किया है। आप दोनों शिष्य गुरुजी काफी देर तक ऐसे ही बात करते रहे। थोड़ी देर बाद राजेश प्रमोद जी से कहते हैं कि गुरुजी, आपका जितना भी सामान है आप उसे पैक कर लीजिए। तब प्रमोद जी बोलते हैं कि बेटा, क्यों तुम मुझे वृद्धाश्रम से कहाँ ले जाना चाहते हो। तब राजेश कहता है कि हाँ गुरुजी, यह जगह आपके लिए नहीं है, आपके लिए एक बेहतरीन जगह है जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। अब राजेश वृद्ध आश्रम के मैनेजर से बात करके प्रमोद जी को अपने साथ लेकर जाता है और सीधा अपने घर पहुंचता है। गाड़ी की आवाज सुन राजेश का छोटा सा बच्चा, जो कि अभी 4 साल का था, पापा पापा कहता हुआ राजेश से लिपट जाता है। राजेश उसे अपनी गोद में उठा लेता है और प्रमोद जी को भी गाड़ी से उतारता है। प्रमोद जी गाड़ी से उतरकर देखते हैं तो सामने एक आलीशान बंगला होता है जो कि राजेश का होता है। तब राजेश बोलता है कि गुरुजी, अब आप हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ इस घर में रहोगे, यह आप ही का घर है। प्रमोद जी जब राजेश के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते हैं तो उनकी एक बार फिर से आंखें भर आती है, उनका गला रूंध जाता है। राजेश अपने गुरुजी को गले से लगा लेता है। तभी राजेश की माँ और पत्नी भी बाहर आती हैं। वह राजेश के गुरुजी को पहले से ही जानती थी कि उन्होंने राजेश की कितनी मदद की है। आप सब प्रमोद जी को आदर के साथ घर के अंदर लेकर जाते हैं। अब राजेश उन्हें नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर उन्हें खाने की टेबल पर बैठाता है और अपने हाथ से खाना खिलाता है। राजेश का यह प्यार देखकर प्रमोद जी भावुक हो जाते हैं। राजेश, जो कि कलेक्टर था, उसकी पत्नी और माँ को भी मालूम था कि प्रमोद जी ने हर तरीके से राजेश की पढ़ाई में कितनी मदद की थी और एक बार माँ का चश्मा बनवाने के लिए 100 रुपए भी दिए थे। इसलिए वह भी हमेशा उनका सम्मान करती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। प्रमोद जी अब पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त हो चुके थे। बच्चों की धमाचौकड़ियों से पूरा घर भरा रहता और प्रमोद जी भी खुश रहते। लेकिन जब बेटे के बारे में सोचते तो उन्हें बहुत बुरा लगता और एक तरफ राजेश, जो कि कलेक्टर था, उसके बारे में सोचते कि 100 रुपए देने का कर्ज राजेश ने इस तरह अदा किया, वह भावुक होते। लेकिन राजेश और उसकी फैमिली वाले कभी भी उनको यह महसूस न होने देते, हमेशा एक फैमिली मेंबर की तरह ही मान सम्मान देते। इधर जो प्रमोद जी का बेटा होता है, वह जो नौकरी करता है, उसमें कुछ घोटाले की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और उसे यह बात भी पता थी कि उसके पिताजी प्रमोद जी अब अनाथ आश्रम में नहीं रहते, वह कलेक्टर साहब के घर में रहते हैं। वह खुद को और नौकरी को बचाने के लिए सीधा कलेक्टर साहब के घर पहुंच जाते हैं, परंतु गेट पर खड़ा चपरासी उसे बाहर ही रोक देता है और अंदर जाने से मना कर देता है। बहुत ही मिन्नतें करने के बाद चपरासी अंदर जाता है और प्रमोद जी के पास पहुंचकर बोलता है कि एक व्यक्ति खुद को आपका बेटा बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। तब प्रमोद जी बोलते हैं कि उसे जाकर कह दो कि उसका बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे अनाथ की तरह वृद्ध आश्रम छोड़कर आया था। मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, मेरी कदर न की। मैं उसके आगे गिड़गिड़ाता रह गया, पर उसने मेरी एक न सुनी और मुझे वहां छोड़ आया।
तब चपड़ासी बाहर जाकर यह सारी बातें प्रमोद जी के बेटे को बोल देता है। जब यह सारी बात सुनता है बेटा, तो उसे अपने ऊपर आत्मग्लानि महसूस होती है, परंतु वह फिर भी कोशिश करता रहता है और प्रमोद जी को बाहर दरवाजे से ही खड़ा होकर आवाज लगाने लगता है। तब प्रमोद जी आते हैं। तब बेटा बोलता है कि बाबूजी, मेरी एक बार बात सुन लीजिए। मैं आपका बेटा हूँ, मुश्किल में हूँ, मेरा साथ दीजिए। तब प्रमोद जी पूरे स्वाभिमान के साथ गुस्से में उसे धिक्कारते हुए बोलते हैं, कौन सा बेटा? किसका बेटा? कैसा बेटा? मेरा बेटा बहुत पहले मर चुका है। कौन हो तुम? क्या तुम वही हो जो मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आए थे? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था। मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाता रहा, पर तुमने मेरी एक ना सुनी और बुढ़ापे की दहलीज पर मुझे वहां छोड़ आए। एक बार मेरी खबर तक ना ली कि मैं कैसा हूँ। तब प्रमोद जी का बेटा कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं परेशान हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। कलेक्टर साहब से कहकर मेरे लिए कोई व्यवस्था करवा दीजिए, मुझे बचा लीजिए। तब प्रमोद जी कहते हैं, यह तुम्हारे कर्मों की सजा है। जैसे बोओगे वैसा ही काटोगे। कितनी बार तुम्हें रिश्वतखोरी करने से मना किया, परंतु तुमने मेरी एक न सुनी। अब इसका परिणाम खुद भुगतो। जब गलती की है तो सजा भी मिलनी ही चाहिए। यह बोलकर प्रमोद जी चपरासी से कहते हैं कि इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर कर दो। कहते हुए वह घर के अंदर चले जाते हैं। प्रमोद जी का बेटा वही गिड़गिड़ाता रह जाता है और शर्मिंदा होकर वहां से कुछ देर बाद चला जाता है। अब शाम में जब कलेक्टर साहब घर आते हैं, तब उन्हें सारी बातों का पता चलता है कि गुरुजी का बेटा आज यहाँ उनसे मिलने आया था। अब राजेश को भी पता था कि प्रमोद जी का बेटा स्वभाव के साथ साथ अपने काम को लेकर भी अच्छा नहीं है, इसलिए वह भी इस चक्कर में नहीं पड़ता है और बात को ऐसे ही जाने देता है और प्रमोद जी के पास बैठकर एक बेटे की भांति उन्हें हिम्मत देते हुए बातें करने लगता है। प्रमोद जी को भी अब अच्छा लगता है। अब इसी तरह समय बीतता रहता है। इस तरह एक गुरु अपने शिष्य के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। तो दोस्तों, एक गुरु ने अपने शिष्य को 100 रुपए देकर उसकी मदद की और शिष्य ने इस तरह से उनका कर्ज अदा किया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।